हेलो मेरी कोच, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें डेली एक टॉपिक लेते हैं डिजीज़ का और उससे रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट मतलब नेम ऑफ मेडिसिन देखते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ठीक है, फिर से वॉमिटिंग, फिर से कफ, खांसी, उल्टी, ये सब हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वह है फंगल ड्रग्स, मतलब एंटी फंगल ड्रग्स। फंगस की वजह से जो भी डिजीज होते हैं उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन यूज करने वाले हैं वो सब हो जाएगा, वो सब होगा एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं फंगल डिजीजेज कौन से हैं। तो फंगस कौन कौन सा डिजीजेज कर सकता है। ओके, तो देखिए रिंग वॉर्म जो है वो नॉर्मली आप सब जानते होंगे रिंग वॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जैसे माइसिटोमा, म्यूकोरमाइकोसिस, कैंडिडियासिस, ठीक है, क्रिप्टोकोकस। अब क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस वही है। फिर से हिस्टोप्लाज्मा की वजह से हिस्टोप्लाज्मोसिस, स्पोरोथ्रिक्स, ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है, एस्परजिलोसिस, फिर से डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है। फिर टिनिया से बहुत सारे डिजीजेज होते हैं जैसे टिनिया निगरा हो गया। टिनिया एक टिनिया बारबी होता है। ठीक है, तो बारबी क्या होता है, टिनिया बारबी, इसको हम बारबर्स से भी रिलेटेड करते हैं। कैसे, बारबर मतलब बारबी जो है, टिनिया बारबी जो है वो बियर्ड में होता है, मतलब दाढ़ी में ईचिंग जो होता है वो इसी की वजह से होता है, टिनिया बारबी की वजह से। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, फंगल डिजीज़ है। एक बार फिर से देख लीजिए, माइसिटोमा, ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस, कैंडिडियासिस हो गया, क्रिप्टोकोकस हो गया, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, स्पोरोथ्रिक्स हो गया, ब्लास्टोमाइसिस हो गया, स्पर्जिलोसिस हो गया, डर्मेटोफाइटोसिस हो गया। जैसे टिनिया का बहुत सारे हैं, टिनिया निगरा, टिनिया बारबी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल हैं एंटी फंगल मतलब ये सॉरी फंगस डिजीज़ के। फंगस की वजह से जो डिजीजेज होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन सा मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक में हम लोग आते हैं एम्फोटेरिसिन वी, ठीक है, फिर से एक आता है नीस्टेटिन, ठीक है, हेमाइसिन, फिर से फंगिन वाला आएगा, कौन कौन सा, कैस्पोफंगिन, माइका फंगिन, एनिडुला फंगिन, ओके, ग्राइसियो फुल्विन एक आता है। तो ये सब जो है वह सब एंटीबायोटिक है। अच्छा, एंटीबायोटिक कैसे काम, देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस सब मेडिसिन का हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल इसका मैकेनिज्म जो है कैसे होता है वो हम बता देते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सिंपल है इस वजह से। तो एंटीबायोटिक जो है क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए ये फंगल सेल है, यह सेल मेम्ब्रेन वाल वगैरह हो गया। ठीक है, अब इसके मेम्ब्रेन में क्या होता है, इर्गोस्टेरॉल होता है। इर्गोस्टेरॉल जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसके मेम्ब्रेन में, उसको यह पोर बना देता है। कौन, एंटीबायोटिक। जब भी एंटीबायोटिक हम ये करते हैं तो इस मेम्ब्रेन को छेद कर देता है। जैसे ही छेद होगा तो इसके अंदर जो है फंगस का जो मटेरियल है, इंट्रा सेलुलर मटेरियल, वो सब लीक आउट हो जाएगा इसी मेम्ब्रेन के थ्रू, यही पोर के थ्रू जो भी पोर बनेगा। इस तरीके से यह जो फंगस है वह मर जाएगा। ओके, और इस तरीके से हमारा जो भी इससे डिजीज है वो क्योर हो जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक का। ओके, कौन कौन सा है, ये सब हो गया। ग्राइसियोफुल्विन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर से ये भी इंपॉर्टेंट होता है, एम्फोटेरिसिन भी। ठीक है, अब इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, अब देखिए पहला तो मैंने बता दिया कैटेगरी एंटीबायोटिक का। अब एजोल्स वगैरह जो हैं वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब एजोल्स में कौन कौन आते हैं समझिए। एजोल्स में आता है जैसे फ्लूकोनाजोल्स, एजोल्स है ना, सब में एजोल आने वाले हैं। ओके, जितना भी हम देखेंगे एजोल में वो सब में एजोल आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल हो गया, वोरिकोनाजोल हो गया, ओके, पोसाकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया। ओके, तो ये सब जो मेडिसिन है ये सब क्या है, एजोल्स में आते हैं। अब एजोल्स में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जैसे वहाँ क्या किया था, पोर कर दिया था ना, पोर मतलब साइडल। अब देखिए यह जो एजोल होते हैं, ये एजोल जो होते हैं वो फंगी एस्टेटिक होते हैं। फंगी एस्टेटिक का मतलब ये हुआ, ये फंगस के ग्रोथ को कम करते हैं, रिटार्ड करते हैं। ठीक है, तो ये फंगल के ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, फंगस का ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, इस तरीके से फंगस मर जाएगा। ओके, तो यह हो गया हमारा एजोल के बारे में। अच्छा, एक इंडिविजुअल पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो होता है यह आपका कैंडिडा जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर में, कैंडिडियासिस, तो कैंडिडा जो होता है उसमें यह ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, तो मतलब मेनली इसी को हम लोग प्रेफर करते हैं, किसमें, कैंडिडा में।
फिर से वोरिकोनाजोल के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रख लिए, यह ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है, एस्परजिलोसिस के लिए है, ठीक है। तो एस्परजिलोसिस जो होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारा वोरिकोनाजोल है, ठीक है। अब देखिए कीटोकोनाजोल जो होता है, अब इसका यूज ज़्यादा यूज नहीं होता है, नॉट यूज, ऐसा नहीं है नॉट यूज, मतलब मच यूज, ज़्यादा यूज नहीं होता है इसका, ओके। कीटोकोनाजोल का ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब इसका रीज़न पता होना चाहिए। तो इसका रीज़न ये है, हिपैटोटॉक्सिक, यह लीवर का टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है, हिपैटोटॉक्सिक है, ठीक है। फिर से दूसरा रीज़न है गायनेकोमेस्टिया। अब देखो गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, देखिए गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है मेल ब्रेस्ट, ठीक है। तो मेल में अगर ब्रेस्ट का ये बढ़ जाना, उसी को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ओके। अब यह बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन घट गया है तो हो सकता है, या फिर इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सब रीजन है किसका, गायनेकोमेस्टिया का। बहुत सारे ड्रग जो है गायनेकोमेस्टिया करते हैं, ठीक है। कभी मिलेगा दूसरे वीडियो में उसको चर्चा कर लेंगे कौन कौन से मेडिसिन है, ओके। तो ये हमारा हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एम्फोटेरिसिन बी हो गया, नीस्टेटिन हो गया, हेमाइसिन हो गया, कैप्सोफंगिन हो गया, कैस्पो, ठीक है, कैस्पो, माइकाफंगिन, एनिडोलाफंगिन, ग्रासियोफुल्विन, फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ओके। कीटोकोनाजोल ये सब हो गया हमारे। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है ये, इसके बारे में देखते हैं। इसमें है इकोनाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, क्लोट्रीमोजोल, ठीक है। कौन कौन सा, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, बहुत अच्छा है, याद भी हो जाएगा बहुत इजी वे में, क्लोट्रीमाजोल, ओके। तो ये सब मेडिसिन है, और ये सब हो गया क्या है, ये सब एजोल है, देख लीजिए सबके नाम में एजोल लास्ट में आ रहा है, ओके। तो ये सब क्या हो गया, एजोल वाले। और यह क्या है, फंगी एस्टेटिक है, मतलब फंगस के ग्रोथ को कम करते हैं, रिटार्ड करते हैं, ओके। यह तो दूसरा टाइप मैंने बता दिया, एंटीबायोटिक वाला था, उसके बाद मैंने बताया एजोल वाला। अब तीसरा जो है वो है एलाइल एमीन, एलाइल एमीन, ठीक है। अब एलाइल एमीन के बारे में ये याद रखिएगा, एलाइल एमीन जो होता है वह फंगिसाइडल होता है, मतलब फंगस को, जैसे वहाँ पे बताया था मैंने, जैसे वहाँ पे मैंने बताया था बैक्टीरिया को किल कर देता है ना। तो यहाँ पे जो है यह भी क्या करता है, फंगिसाइडल है, फंगस के ये फंगस को सेल मेम्ब्रेन के अंदर किल, मतलब साइड कर देता है, मतलब उसको किल कर देता है, ठीक है, किल करके काम करता है। तो इसमें कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, टर्बिनाफिन बहुत ही कॉमनली यूज होता है ना, नाम सुना होगा आपने, ब्यूटेनाफिन, नेफ्टिफिन, ये सब जो मेडिसिन है ये सब आ गया आपका एलाइल एमीन में, ओके। ओके आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर भी हैं, जैसे आपका इस एग्जांपल याद रखना है, फ्लूसाइटोसिन, मेनली 5 फ्लूसाइटोसिन होता है। उसके बाद टावाबोरोल, टावाबोरोल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये टावाबोरोल जो आप नाम देख रहे हैं, यह फंगस के प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट करता है, मतलब फंगल जो होता है उसमें प्रोटीन बनने ही नहीं देता है, जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर समझ रहे हैं उसका मैकेनिज्म ख़त्म हो जाएगा, कुल मिला के फंगस मर जाएगा, फंगल ग्रोथ को मतलब ख़त्म कर देगा। तो फंगस प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन है, टावाबोरोल, ओके। एक बेंजोइक एसिड होता है, अब बेंजोइक एसिड के बारे में इतना सा याद रखिए, जो बेंजोइक एसिड जो है वो बहुत वीक होता है, मतलब इसका काम उतना स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है एंटी फंगल, ठीक है। तो भी होता है एंटी फंगल है बट थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब मैंने शुरू में बोला था कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊंगा, तो उसमें रिलेटेड यहाँ है, एम्फोटेरिसिन बी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। सुनिए होता क्या है, एम्फोटेरिसिन बी जो था वह हम लोग कब यूज करते हैं, इसके बारे में याद रखिए। एम्फोटेरिसिन बी जब हम लोग यूज करते हैं उसके लिए कंडीशन ये है, जो सीरियस फंगल इन्फेक्शन होना चाहिए, जब पता चले कोई छोटे दूसरे दवा से मेडिसिन से अगर ठीक नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है, सीरियस फंगल इन्फेक्शन, तो ये एम्फोटेरिसिन बी जो है वो उसको ठीक कर देगा। लेकिन दिक्कत यह है, इसको इंट्रावेनस देते हैं, एक तो ये याद रखना है लेकिन दिक्कत क्या है इसका, यह साइड इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है, यह हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक क्या, नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब किडनी, नेफ्रो मतलब किडनी, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक, तो किडनी से रिलेटेड है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है, हिपैटोटॉक्सिक नहीं है। हिपैटोटॉक्सिक मैंने बताया था आपको, हिपैटोटॉक्सिक कौन था, हिपैटोटॉक्सिक आपका ये था, ठीक है, कीटोकोनाजोल। तो कीटोकोनाजोल जो है अब यूज नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा यूज नहीं करते हैं बट ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद वही हम लोग आते हैं एम्फोटेरिसिन बी पे, ठीक है। तो एम्फोटेरिसिन बी के बारे में मैंने क्या बताया, यह नेफ्रोटॉक्सिक है, ओके। तो यह नेफ्रोटॉक्सिक है, तो ये याद रखना है।
और दूसरा काम ये याद रखना है आपको, जो यह बोन मैरो का सप्रेस कर देता है। मतलब बोन मैरो का काम क्या होता है, ब्लड सेल्स बनाना, ठीक है। ब्लड सेल जो है वो ठीक से बन नहीं पाएंगे, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। तो बोन ब्लड सेल क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो उनका अगर फॉर्मेशन रुक गया या कम हो गया तो फिर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये बोन मैरो की एक्टिविटी को कम कर देते हैं एम्फोटेरिसिन बी, इसलिए नॉर्मली इसका यूज नहीं होता है। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन बहुत सीरियस है तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, और ये इंट्रावेनस देते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए, यही सब देखते हुए हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर ने ये सोचा कि भाई अगर इसका ये टॉक्सिसिटी लेवल को कम कर दें तब तो अच्छा मेडिसिन हो जाएगा ना ये एम्फोटेरिसिन बी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी बनाया, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। अब इसका दिक्कत क्या है, ये कॉस्टली हो गया, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, अगर उसको मॉडिफाई किया गया तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। अब दिक्कत ये है, बस इतना ही है। अब ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो था बहुत अच्छा था। कैसे कैसे, तो जो उसका साइड इफ़ेक्ट था वो इसमें नहीं होगा। उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट था, नेफ्रोटॉक्सिक था, है ना। फिर से बोन मैरो का सप्रेशन कर रहा था, मतलब बोन मैरो का एक्टिविटी को कम कर दिया था, बोन मैरो का एक्टिविटी को कम कर दिया था, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह बनना घटा दिया था। कौन, एम्फोटेरिसिन बी। तो हमने नया जो बनाया वो क्या था, वो ये था लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। हम लोग इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग ये वहाँ पे जो बता रहे हैं इसी के बारे में बता दिया पूरा का पूरा। अब जो मैंने नया जो मेडिसिन बनाया है वो है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, और यह जो है कॉस्टली होता है। ओके, यह क्या होता है, कॉस्टली हो गया, समझ गए होंगे कॉस्टली क्यों है। सो कॉस्टली के बाद ये याद रखना है, यह जो है एक फ़ायदा ये हो गया, जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है यह ड्रग ऑफ चॉइस है काला जार का। काला जार अगर हुआ है तो उसके लिए यह लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है वह ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है, लगभग क्लियर है आई थिंक। अब एक लास्ट पॉइंट याद रखिए ग्राइसियोफुल्विन के बारे में। तो ग्राइसियोफुल्विन जो है, ग्राइसियोफुल्विन कहाँ बताया था मैंने, एंटीबायोटिक में बताया था पहला में, ठीक है। तो ग्राइसियोफुल्विन जो है, अगर आप ग्राइसियोफुल्विन अगर लेना है तो ये चेक करना पड़ेगा, जो पेशेंट जो है वो डाइसल्फिराम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डाइसल्फिराम अगर ले लेगा तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल वगैरह से कुछ होता है, इसको बाद में देख लेंगे कभी, डाइसल्फिराम रिएक्शन। तो ग्राइसियोफुल्विन जो होता है, ग्राइसियोफुल्विन बस इतना से याद रखना है, ग्राइसियोफुल्विन अगर लेना है तो ये चेक करना पड़ेगा पेशेंट को डाइसल्फिराम नहीं ले, ठीक है। डाइसल्फिराम लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इसका इंटरेक्शन होता है इससे, है ना, टॉक्सिसिटी वगैरह हो सकता है। ओके, ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गेट कनेक्टेड, ओके, बाय।